लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आप लोगों के अनुरोध पर मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक बिजलियाँ नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें जो मैटर मैंने दिया उस मैटर की आप लोगों ने बहुत सराहना की है। आप लोगों को एक नई दिशा मिल रही है। हमारे पास कई मैन्युफैक्चरर के फ़ोन आए, उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की विधि लिखा है वो अद्वितीय है। बनाते तो सभी लोग थे, लेकिन जो आपने लिखा है वो सराहनीय है। और जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य का प्रकाश डालने की बात की है, मैं उससे सहमत हूँ। मैंने जब पूछा क्या आप लोग भी डालते हैं, कहने की ये विधि तो पता ही नहीं थी। तो हमने कहा रंग किस आधार पर रखते थे, इलेक्ट्रिसिटी के नाम जो रंगों के आधार पर रखे जाते हैं वो किस आधार पर रखते थे, उसका कोई सटीक जवाब नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से बनाना आए या ना आए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भविष्य में लोग ये कहना ज़रूर शुरू कर देंगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी में सूर्य के प्रकाश को प्रवाहित करता हूँ। अभी मैंने इस बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं तैयार की है, क्योंकि अभी हमारा यस ग्रुप ही चल रहा है। एस ग्रुप में S10 और S11 दो मेडिसिन अभी बनना बाकी है। जब ये मेडिसिन बन जाएंगी उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू होगी। आप लोगों की पुस्तक की डिमांड इस तरीके से है कि एक हफ्ते में 50 पुस्तकों की डिमांड हो जाती है। इस तरीके से कुल मैंने 300 पुस्तकें भेज चुका हूँ। पुस्तक में जो कमियां रह गई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मैंने मैटर दिया है उसकी आप सराहना करते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो पौधे पड़ते हैं, जो उनके औषधीय गुण हैं, जो उनकी फिलॉसफी है, मैंने पूरी तरीके से पुस्तक में लिखा है। और जिन भाइयों को पुस्तक समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो भाई हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं जो दिक्कत आ रही हो।
दूसरी बात, हमने आपको एक विशेष ग्रुप इटालियन एस्फेजरिक से जोड़ा है, लेकिन समस्या तो ये आती है जैसे ही हम ग्रुप खोलते हैं आप लोग अन्य तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। आप उसमें पुस्तक से संबंधित बातें कीजिए। हालांकि पुस्तक से संबंधित बहुत से बातें हो सकती हैं जिसमें पुस्तक के विषय में क्वेश्चन आंसर करने की बात है। आपको पुस्तक मिली या नहीं मिली, इसके लिए हमारा पर्सनल व्हाट्सएप है, आप वहाँ पर कीजिए। हम रोज़ कोशिश करते हैं कि आपको इटालियन एस्फेजरिक में कुछ लिखने का अवसर दें, कुछ समझने का अवसर दें, लेकिन आप लोग उसमें कुछ न कुछ लिख करके उसे बंद करने का प्रयास करते हैं। ये ग्रुप वाद विवाद करने का नहीं है। यदि इस ग्रुप में वाद विवाद करेंगे तो हम इस ग्रुप में कोई चीज़ न तो डालेंगे और न ही उस व्यक्ति को रखेंगे जो इसके कायदे कानून को नहीं मानेगा, क्योंकि एक दो आदमियों के कारण पूरे ग्रुप को कष्ट झेलना पड़ता है। अभी ग्रुप में कुछ लोगों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं, इसलिए मैं उस ग्रुप को नहीं खोल रहा हूँ या कम खोल रहा हूँ। आज हम आप लोगों को एक नए विषय पर कुछ समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने एस्फेजरिक ऐश का नाम सुना होगा। एस्फेजरिक ऐश एक प्रकार से वो भाग होता है जिसमें एस्फेजरिक निकाल ली जाती है और शेष भाग नीचे बच जाता है, उसको ऐश कहते हैं। जैसे एक घास का ढेर हो, सूखी घास का, और उसमें आग लगा दी जाए तो उसका बहुत सारा हिस्सा जल जाता है, कुछ हवा में उड़ जाता है, कुछ शीट बन जाता है और थोड़ा सा भाग बचता है, उसको ऐश कहते हैं। वैसे ही जब हम किसी प्लांट को डिस्टिल वाटर में डिज़ाल्व करते हैं तो उसका बहुत सारा भाग डिस्टिल वाटर में घुल जाता है और उसको हम एस्फेजरिक के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। ये एस्फेजरिक निकालने का जो तरीका है वो सब लोगों ने अलग अलग ढंग से निकाला है। कुछ लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालता हूँ, कुछ कहते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालता हूँ। तो एस्फेजरिक निकालने के बाद में जो फ्लास्क में शेष बच जाता है वो गाढ़ा हो जाता है, उसका जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पानी इवापोरेट करके निकाल लिया गया है। तो जब पानी इवापोरेट करके निकाल लेंगे तो फ्लास्क में जो भाग बचेगा वो गाढ़ा होगा।
तो जहाँ तक हो सकता है पानी को बाहर एवापरेट करके निकाल देते हैं, और जो बच जाता है गाढ़ा भाग, इस भाग के को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसे पूरी तरीके से जला दिया जाए और ऐश बना लिया जाए, सो तो हमारी समझ से कोई नहीं करता। और एक ये तरीका है कि उस गाढ़े द्रव को आइसोलेटेड फनल में निकाल लिया जाए और उसके पानी को जब थिरा जाए तो पानी अलग कर दें और उसका गाढ़ा भाग अलग कर दें। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसको निकाल कर इंक्यूबेटर में रख दें, उसका पानी इवापरेट हो जाए और जो तलछट बचेगा वो गाढ़ा होगा, इतना गाढ़ा होगा कि पपड़ी जैसा बन जाएगा। पानी नहीं रहेगा तो वो पपड़ी जैसा बन जाएगा और उससे टैबलेट बनाई जा सकती हैं। और टैबलेट बना करके उसे शुगर कोटेड कर देते हैं जिससे वो अच्छी लगने लगे और आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम से वो मिलती है। लेकिन मेरा कहना है कि इस तरीके से बनी औषधियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इसमें न तो पोटेटाइजेशन किया गया और न ही इसका सूक्ष्मीकरण किया गया, यानी डाइल्यूशन बनाया गया। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि हुई। बहुत सारी औषधियाँ इसी तरीके से बनी होती हैं और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से बाज़ार में मिलती हैं। टैबलेट के ऊपर शुगर कोटेड कर देने से उसमें सुंदरता आ जाती है और खाने में मीठी भी लगती है, उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है और गुण के रूप में चूँकि उसमें जड़ी बूटी का अर्क बड़ा ही है, इसलिए वो फायदा तो करती ही है। इस तरीके से बनी हुई औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि नहीं कही जा सकती, ये पूर्णतः आयुर्वेद की हुई। जैसे आयुर्वेद में एक सिस्टम है भावना दे करके मेडिसिन तैयार करना। जैसे आपको अदरक की टैबलेट बनानी है या अदरक को ज़्यादा गाढ़ा करना है, अदरक को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, तो उसके लिए ये करते हैं कि एक बार अदरक को कूट कर चूर्ण बना लेते हैं और उसे सुखा लेते हैं। उसके बाद में अदरक का रस निकाला और उसी चूर्ण में मिला दिया, फिर उसको सुखाया, फिर दूसरी अदरक का चूर्ण निकाला, रस निकाला और उसमें मिलाया, सुखाया, मिलाया, सुखाया, मिलाया, सुखाया। जितनी बार आप उसमें अदरक का रस मिलाएंगे उतना ही अदरक की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या ये औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि हो गई? ये औषधि आयुर्वेद की औषधि हुई। जो हम फ्लास्क में कर रहे थे उसमें भी लगभग यही कर रहे थे। हमने 20, 25, 50
पौधों का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और एक फ्लास्क में डाल करके उसका पानी इवापोरेट कर दिया। जो अंदर गाढ़ा पदार्थ बचा, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम थी, उसे हमने इंक्यूबेटर में डाल करके सुखा दिया और फिर उसका पाउडर बना लिया। इस पाउडर का टैबलेट बना दिया और उसे शुगर कोटेड कर दिया। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि नहीं हो सकती। जब हमने लोगों से तर्क किया कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे है, तो लोगों ने कहा इसमें वे पौधे पड़े हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पड़े हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि है। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे प्लांट हैं, वो इलेक्ट्रो में भी पड़े हैं, होम्यो में भी पड़े हैं, आयुर्वेद में भी पड़े हैं, यूनानी में भी पड़े हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रो की कैसे हो गई? उदाहरण के लिए नक्सवांका है, ये आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती है, यूनानी में भी इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रो में भी इस्तेमाल होती है, आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती है। पल्सेटीला ये यूनानी में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रो में भी इस्तेमाल होता है, होम्योपैथी में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अवेना सटाइवा, एकोनाइट, तमाम औषधियां हैं जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में भी इस्तेमाल होती हैं। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि भी? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ किसी प्रोसेस से बनी हुई हैं, ना कि प्लांटों के संख्या पर, प्लांटों के आधार पर बंधी हुई है। प्लांट कोई भी हो सकता है, प्रोसेस इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यदि है तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि कही जाएगी। हमारी पुस्तक में जिन लोगों को मिली है उन लोगों ने देखा होगा कि सूर्य के 7 रंगों की चर्चा की गई है। ये सूर्य के 7 रंग साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी पढ़ाए जाते हैं। ये जो सूर्य के 7 रंग हैं ये आसानी से अलग अलग भी देखे जा सकते हैं। एक प्रिज्म होता है, कांच का तिकोना टुकड़ा, उसके अंदर से जब सूर्य की किरणें प्रवाहित की जाती हैं तो वो किरणों को अलग अलग विक्षेपित कर देता है और वहाँ पर सारे रंगों को एक साथ न देख करके अलग अलग हम देख सकते हैं। और जब वही अलग अलग प्राप्त रंग एक में मिला दिए जाते हैं तो वर्तमान में जो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, ऐसा प्रकाश दिखाई देने लगता है। अतः जो सूर्य का प्रकाश है उसमें ये 7 रंग पाए जाते हैं। इन 7 रंगों को अलग अलग ढंग से औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी इन्हें पानी में प्रवाहित कर औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, कभी इन्हें
चीनी में, ग्लिसरीन में, तेल में प्रवाहित कर औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसके अनेक तरीके दिए गए हैं। सीधे त्वचा पर डाल करके तो हम रोज ही इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि इसमें विटामिन डी होता है जो त्वचा के संपर्क में आने से शरीर को प्राप्त हो जाता है। और ये कोई नई खोज नहीं है, ये खोज बहुत पहले हो चुकी थी। भारत में आयुर्वेद में इसका सदियों से उपयोग किया जा रहा, और इटली, जर्मनी, फ्रांस, इसमें भी इसका बहुत दिनों से प्रयोग किया जा रहा है। जर्मनी में एक डॉक्टर लुई कोहिनी का चिकित्सालय था, उसमें इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता था। माइटी ने भी अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया है। इसका डिटेल आपको हमारी पुस्तक में मिलेगा।